नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया, सावन का पावन महीना और कांवड़ यात्रा से पहले जमकर बवाल। दरअसल शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसा मामला सामने आया जो बेहद हैरान कर देता है। यहां से दर्दनाक संवेदनशील मामला सामने आया जहां पर दमोह में शिव मंदिर और कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री का विरोध कर रहे एक युवक को सरेआम कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया, बल्कि दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये हत्या थी। ऐसा क्यों? दरअसल कार से रौंदने के मामले में पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला और तब ये पाया कि यह हादसा नहीं था बल्कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। वहीं मृतक की मां के अनुसार आरोपी अकील खान ने अपने पिता नासिर के इशारे पर राकेश को टारगेट किया और कार से कुचल दिया। इस पूरी घटना के बाद में पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक की मां की रिपोर्ट पर अकील और उसके पिता नासिर खान के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है हत्या का। वहीं स्थानीय लोग ये कहते हैं कि मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने मांस की न सिर्फ कटाई की जाती थी, वहां पर बिक्री की जाती थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। और यही बात उस मासूम लड़के ने भी कही और उसी ने इस बात का कई बार विरोध जताया। और विरोध जताने के बाद में क्या हुआ? विरोध जताने के बाद में आरोपियों ने उस लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले को हत्या करार दिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का नाम नासिर है तो दूसरा आरोपी उसका बेटा है अकील खान। बताया जा रहा है कि अकील खान ही कार चला रहा था। इलाके में तनाव है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में अजमेरी गार्डन के पास कल एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में पहुंचने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर सीएसपी और थाना प्रभारी कोतवाली पहुंचे थे। वहां का सीसीटीवी फुटेज वगैरह लिया गया। मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मृतक की मां की तरफ से एफआईआर लिख की गई कि पुरानी बुराई पर से उस व्यक्ति के ऊपर इंटेंशनली दो आरोपियों ने जानबूझ के गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी है। इस पर से धारा 302 और 34 का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। जो वाहन जो प्रयुक्त हुआ था घटना में उसको भी रिकवर कर लिया गया है। आगे की इसमें और तस्दीक की जा रही है कि घटना के पीछे कारण क्या है। नॉन वेज मछली की मुर्गा उर्गा की दुकान खोलते तो अपने लोगों ने मना किया कि भाई ऊपर से आदेश है कि यहाँ एक जगह कहीं दुकान खोली या मोहल्ला नहीं खोली जाए। तो इसी कारण का छोटा सा विवाद था, तो इसी कारण उन्होंने हत्या कर दी हमारे भाई। तो सुना आपने, यहाँ पर पुलिस अधिकारी की भी बात सुनी, मृतक के भाई की भी बात सुनी। मृतक के भाई ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से राकेश बार बार विरोध कर रहा था कि मंदिर के सामने मांस नहीं बिकना चाहिए और उसके बाद में यही बात और उस पिता पुत्र को इतनी अखरी नासिर और अकील खान को कि हत्या करा दी गई राकेश की। दमोह जिले की माझी समाज ने बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की माझी समाज में आक्रोश व्याप्त है और इस घटना को लेकर इस प्रकार से जो हम लोग कल रात से सक्रिय हैं। निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि दमोह जिले में मत्स्य जिहादियों के द्वारा रैकवार समाज के पारंपरिक धंधे ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और उनके धंधे को रोजगार के साधन छीने जाते हैं और जब लोग नहीं मानते हैं तो उन्हें लोभ लालच दिया जाता है। उन्हें लोभ लालच में नहीं माने तो उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी लगातार घटनाक्रम सामने कोई पहली घटना नहीं है। अब यदि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है, आरोपियों पे सख्त कार्रवाई और मंदिर की जमीन अतिक्रमण मुक्त और वहां से मीट की दुकान हटाई जाए, कभी संचालित ना हो। तो इस पूरी घटना के बाद लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। प्रशासन के प्रति भी वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में ये बात भी कही गई कि इस पूरे मामले की शिकायत पहले भी यहाँ के रहवासियों ने प्रशासन से की थी। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि मंदिर के सामने मीट बेचना एक तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। और कांवड़ यात्रा या तो खासतौर से अगर बात करें अभी सावन के महीने में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसे नज़रअंदाज किया। ये इसको लेकर वहाँ पे लोगों की अब नाराजगी है। कई सवाल इस पूरी घटना के बाद में खड़े होते हैं।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर मास्क की बिक्री पर आखिर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। समय रहते मास्क की दुकान पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? क्या वजह रही? अब इसमें भी क्या पक्ष विपक्ष की तस्वीर नजर आएगी? यहाँ पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? सावन के महीने में क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की ये सोची समझी कोशिश है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और करेंगे इन तमाम सवालों के जानने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान जो हमारे साथ में हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। इस समय मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जल्द ही मेरे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप ही से मैं ये शुरू करना चाह रही हूँ। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये प्रशासन की अनदेखी का नजरिया है, का नतीजा है, या फिर ये एक सोची समझी, आपको ऐसा लगता है कि रणनीति ही है, भाई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है? नैना जी, सबसे पहले तो कोर्ट से धन्यवाद आपके चैनल को इस ज्वलंत विषय को रखने के लिए। बार बार लोग, जब हम हिंदू सनातन धर्म गुरु, हिंदू सनातन ब्राह्मण चैनलों पर कि आप लोग जो है सौहार्द की बात नहीं करते, प्रेम की बात नहीं करते। भी कल ही एक चैनल पर नैना जी हम बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता कि हमें और सब लोगों को जागृति लानी चाहिए। अब जागृति का नतीजा यह है कि उसने विरोध किया और अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। क्या वहां पर प्रशासन को अगर नियम है, अगर कानून है, तो क्या नहीं दिख रही थी? अगर दिख रही थी, लापरवाही हो रही थी, तो सबसे पहला उस शख्स के, उस जो मुस्लिम परिवार है जिसकी दुकान थी, उससे ज्यादा जिम्मेदार तो वहां का प्रशासन है। वहां का प्रशासन उस कत्ल के लिए सबसे प्रथम जिम्मेदार है। दूसरी चीज कि जब हम किसी तरीके से धर्म का आयोजन करते, चाहे किसी विशेष अवसर, जब कुछ आयोजन करते, ये देखिए श्रावण जो है या चौमास जो है नैना जी, ये सनातन वर्ग जो सनातन धर्म है, ये सबसे बड़ा 4 महीने का ये उत्सव है जिसको धर्म के साथ, यज्ञ के साथ और सबके साथ जोड़ा जाता है। ऐसे में पहली चीज कि वहां पर वह दुकान नहीं होनी चाहिए थी, और होनी चाहिए थी अगर वहां पर विरोध हो गया, अगर वह कानून के खिलाफ, वहां के कानून के अगेंस्ट वहां पर थी, तो प्रशासन को उस व्यक्ति के जो उसने आवाज उठाई, उसके आवाज वहां पर प्रशासन को बिल्कुल, ये कई बड़ी बातें हैं जो राकेश जी आप कह रहे हैं। लेकिन आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, आपको दोबारा मैं कनेक्ट करवा रही हूँ। लेकिन राहुल लाल जी, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राकेश की मौत हुई, वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए प्रशासन की अनदेखी का बहुत बड़ा नतीजा है। हत्या तो है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का भी बहुत बड़ा नतीजा है ये। नैना जी, प्रशासन की अनदेखी का ही सबसे बड़ा मामला है ये। मध्य प्रदेश में देखिए, ऐसा नहीं कि जो वहां पे कांवड़ यात्रा के दरमियान में ही खुले में मांस बेचना प्रतिबंधित है, बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान 2020 के बाद आए थे, उसके बाद ही पूरे मध्य प्रदेश में खुले में मांस पर बिक्री प्रतिबंधित है। 2023 में उसके बाद उस प्रतिबंध को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया। और यहाँ पे जब उस शिव मंदिर के सामने में खुले रूप में मांस बेचा जा रहा था, तो जिसकी हत्या कर दी गई वो 2022 से ही पुलिस में शिकायत कर रहे थे। जी। तो देखिए, इसमें 2-3 घटनाक्रम ध्यान देना पड़ेगा। शिव मंदिर के सामने में एक तो कुछ वर्ष पहले ही उन लोगों ने जमीन जो है वहां पे सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाया, नंबर 1। वो घर कैसे बन गया वहां पे? और जब उन लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मंदिर के सामने में खुले में मांस भी बेचने लगे। देखिए, प्रशासन इतना सुसुप्ता अवस्था में था। आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश में जब यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि खुले में मांस में पूरे मध्य प्रदेश में जो है कि वो कठोरता बढ़ती जाएगी, सख्ती बढ़ती जाएगी। लेकिन उस सख्ती का कोई भी असर इस जगह पर, इस स्थान पर, मंदिर के सामने में नहीं लागू हो रहा था। यही कारण था नैना जी की सामने वाले जो लोग थे, जो नियम कानून लगातार तोड़ रहे थे, उनका मनोबल बढ़ रहा था। राकेश को जो है वो लगातार पुलिस को शिकायत कर रहे थे वो, और उनको पुलिस की तरफ से, पुलिस उनके शिकायत का कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। मेरा तो एक ही सवाल ये है
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नैना जी 2003 से बाबूलाल गौर वहां पे मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती मुख्यमंत्री रही, फिर शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रहे। बीच में अगर हम लोग देखें तो केवल 1.5 वर्षों के लिए जो है वो कमलनाथ मुख्यमंत्री बने 18 से 20 के बीच में। और फिर 2020 से भी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रशासन है। और अगर दुखद चीज ये है कि अगर सरकार निर्णय लेती है, सरकार ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए, और सावन महीने में भी अगर जमीन को लागू नहीं हो पा रहा है तो फिर उस पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है? बिल्कुल। अब प्रशासन के तरफ से अब कहा जा रहा है नैना जी, जब एक व्यक्ति इस संघर्ष में मर गए, एक तरह से मैं तुमको शहीद ही कहूंगा कि वो एक सरकार के बदले नियम को लागू कराने का प्रयास कर रहे थे, प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। प्रशासन कह रही है कि नहीं दुकान होगा, अब तमाम तरह की चीजें होंगी। तो एक व्यक्ति का जब तक वो शिकार नहीं हो गया इस घटनाक्रम के, तब तक प्रशासन सोया हुआ था। ये पूरी तरह से मैं मानता हूं राज्य सरकार का फेल्योर है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला, कि राज्य सरकार सोई हुई रही। मैं जनता से एक ही सवाल, आप बीजेपी के लोगों से भी सवाल पूछूंगा कि भैया आपको कितने वर्ष सत्ता में लोग दे दें कि आप मध्य प्रदेश में 2003 से सत्ता में है, आप कितने वर्ष में रहेंगे जो कि आप अपने सत्ता तंत्र को दुरुस्त कर सकेंगे? मुख्यमंत्री बदल गए, तमाम लोग बदलते, चेहरे बदलते चले गए, लेकिन जमीन की परिस्थितियां नहीं बदली। ये दुखद चीज है, उस कारण से जान गई है। जी, ये बहुत अहम बातें हो जाती हैं। इसी सवाल के साथ में मैं संदीप मिश्रा जी का भी रुख कर रही हूँ। संदीप जी, राहुल लाल जी ने बड़ी बात कही कि आखिर 3 साल में यहाँ पर आकर मंदिर के सामने की जमीन को कब्जे में ले लिया जाता है, वहां पर मंदिर के सामने जाकर मीट की दुकान खोल ली जाती है, वहां पर बाकायदा ना सिर्फ मीट काटा जाता है, बेचा जाता है, बल्कि ये कहा जाए कि लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होता है, कंप्लेन की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर किसको जिम्मेदार मानेंगे? किसकी शह पर इतनी ज्यादा इन लोगों को ताकत मिल गई कि मंदिर के सामने जाकर, जो कि विशेष तौर से लोग फोकस में रहते हैं, अगर कहा जाए मंदिर के सामने ही जाकर अगर इस कब्जा करके दुकान खोली गई, किसकी शह पर ये घटना को अंजाम देते हैं? देखिए नैना जी, एक बात मैं कहूं कि कहीं भी जो इस तरह से दुकानें खुलती हैं, चाहे मीट की हो, सब्जी की हो, कोई भी हो, इसमें पुलिस का रोल बहुत बड़ा होता है। और पुलिस को एक अच्छा खासा, कहते हैं भ्रष्टाचार के थ्रू रकम जो है जाती है पुलिस के थ्रू, और नीचे के अधिकारी उसका उपभोग करते हैं। माननीय कप्तान साहब अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 302 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, अभिरक्षा में ले लिया गया, लेकिन उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं था जो राहुल लाल जी उठा रहे हैं। आखिर इतनी सारी आदेश होने के बावजूद अगर एक मंदिर के सामने मीट की दुकान खुली हुई है तो इस पर अभी तक कप्तान साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे मीडिया के भाइयों को उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि इस पे आप जवाब दीजिए। जवाबदेही ये प्रशासन की है। शासन तो अपनी काम करता है, लेकिन अगर प्रशासन के नीचे के लोग इस तरह से सरकारी योजनाओं को या सरकार के आदेश को लागू होने से किसी तरह से मना कर दें या ये कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, देखिए मैं तो इसको भ्रष्टाचार का मानता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते ही आम आदमी की कंप्लेंट दबी रह जाती है। क्योंकि संदीप जी वहां पर 35 सालों से तो ये कहा जाए कि एक ही पार्टी का दबदबा रहा है, वहां पर एक ही पार्टी के सांसद रहे हैं, वो बीजेपी की कोर सीट मानी जाती हैं, और वहां पे हिंदुत्व की बहुत कट्टर एक परिभाषा जो है हम हमेशा लगातार देखते रहे हैं। उस जगह पर इस तरह की घटना होना वाकई में कई सवाल खड़े करती है। देखिए कप्तान साहब को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहिए और उनको जो है सेवा से जो है सिविल लाइन में भेजना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है सेक्रेटेरिएट में अटैच करना चाहिए। आज की तारीख में वह किसी भी जिले के कप्तान बने रहने के तौर पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना जब हो जाती है यह पूरी तरह से कप्तान के अधीन आती है। आपने अपने एसएचओ को क्या इस तरह की डायरेक्शन दी थी? पेट्रोलिंग रेगुलर कर रहे हैं, अगर पेट्रोलिंग रेगुलर कर रहे हैं तो आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? इस चीज पर सफाई अभी तक नहीं आई है पुलिस प्रशासन की, और इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए जो है। और बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। और बड़ी बात यह कि क्या उनके पास तक कंप्लेंट गई, उनको क्या ये खबर भी है? अगर क्या व्यक्ति की जान जाएगी उसके बाद में ही कानों पर जू रेंगेगा। इस समय फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। फाजिल अहमद साहब, स्वागत है आपका भी इंडिया डेली की इस चर्चा में। दमोह की पूरी घटना बहुत ज्यादा शर्मनाक, दर्दनाक थी। मंदिर के सामने 3 सालों से मंदिर के ठीक सामने जमीन पर कब्जा करके नासिर और उनका बेटा अकील खान वहां पर मटन की दुकान लगाते हैं,
और जब विरोध किया जाता है तो एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। राकेश, जो लगातार इस बात का विरोध करता रहा है कि ये लोग हफ्ता वसूली करते हैं मीट वालों से, जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। 3 साल से मीट दुकान चल रही है, मीट का लाइसेंस बनता है, और कोई भी कंप्लेंट आपको, कोई पुलिस है ना उसके लिए, आप लोग क्यों जाते हैं दुकान बंद कराने? आप पुलिस को कंप्लेंट करिए, एक संविधान तो से देश मुझे चल रहा है ना। बताइए, तो मंदिर के सामने ही दुकान खोलना, क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि योजनाबद्ध या फिर जानबूझ के इस तरह से कृत्य किए गए? अच्छा, मंदिर के अगल बगल में मेरा घर है, तो मैं क्या पाकिस्तान जाऊंगा मीट खाने? भाई हमारा ये देश है, हम कहीं भी मीट की दुकान खोल सकते हैं। मंदिर का प्रांगण अलग है, मंदिर से तो कोई मतलब नहीं है ना, उसके अपोजिट साइड में तो दुकान लगी सकती है। और अगर दुकान लगे या ना लगे ये तो तय प्रशासन करेगा ना। तो आप कोई भी कंप्लेंट जाके प्रशासन को दीजिए, थाना को दीजिए। ये लोग तो खुद ही मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं। एक भगवा गमछा डाला, अब पहुंच गए पैसा वसूलने, पैसा नहीं दिया तो उसको आरोप लगा रहे कि मीट की दुकान बंद करो। यही पूरे देश में चल रहा है। ये जो जितना भगवाधारी गुंडे हैं ये जाके वसूली सुनिए, मुझे लगता है कि थोड़ा शब्दों का, आप भी जिस तरह से बातें कह रहे हैं, आप भी दूसरों की भावनाओं को आहत करने वाली बात कह रहे हैं फाजिल अहमद जी। आप कैसे किसी को गुंडा या फिर इस तरह से बातें कह सकते हैं? कोई डायरेक्ट जाके मीट की दुकान क्यों बंद कराएगा? पुलिस है ना इसके लिए। अगर हम आपका पैसा ले ले तो आप आके हमको गाली देंगे, गोली मार देंगे। अरे तो विरोध करेंगे तो क्या मरवा देंगे? विरोध करेंगे तो क्या गाड़ी चढ़ा देंगे? देखिए, जब आदमी आवेश में आता है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। कैसी बात करें फाजिल जी, कैसी बात करें फाजिल जी? मेरी बात सुनिए, आपको थोड़ा मेरी बात जरूर बुरी लग रही है, मैं समझ रहा हूँ क्यों लग रही है। बात देखिए ये है कि मुझे बात इसीलिए बुरी लग रही है क्योंकि आप बिना सिर पैर की बात कह रहे हैं। आप बड़े आवेश में आके कुछ एक्शन ले लिया जाएगा। अगर विरोध करेगा व्यक्ति तो क्या गाड़ी चढ़ा देंगे? बिल्कुल विरोध। अरे विरोध किया तो वो भी जाता पुलिस अफसर के पास में, वो भी जाता पुलिस स्टेशन कि भाई मेरी दुकान हटाने की बात की जा रही है, वो भी जाता ना। तो क्या गाड़ी चढ़ा देंगे? जिसको हटाना है वो जाए ना पुलिस स्टेशन। जिसको आखिर पुलिस ने उस पर रिपोर्ट लगाई होगी ना लाइसेंस देते समय। उसके ऐसा नहीं है, कोई भी जब लाइसेंस दिया जाता है उसमें पुलिस की रिपोर्ट लगती है। तो जब पुलिस ने उसको लाइसेंस दे दिया होगा तभी तो 3 साल से चल रहा है। ऐसा 10-5 दिन में तो नहीं लग गया। लेकिन सिर्फ दंगों की नहीं, पूरे देश की हम बात बता रहे हैं। हर जगह जितना भी गौ हत्या या इस तरह की बातें, लिंचिंग होती हैं, सब पैसे का खेल है। ये लोग मोटी कमाई करते हैं। अभी मैं गया था वहां पे, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में ही एक लिंचिंग की घटना हुई है विदिशा के पास। तो उन लोगों ने हमको बताया कि 80,000 रुपया मैंने पिछले गाड़ी पे दिया था, ये लोग इस बार 1.5 लाख मांग रहे थे। इसी में बात बढ़ गई और इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगा के उसकी लिंचिंग कर दी। अच्छा। और 2 बच्चों की हत्या हो गई। तो आप उस केस को, आप किसी की हत्या करने को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं फाजिल अहमद जी? मैं चाहूँ, ठीक है राकेश जी, विदिशा में कैसे हत्या हो गई 2 मुसलमान लड़कों की? इसी बात को कैसे मुसलमान लड़कों की हत्या? अगर वो गाय भी लेके जा रहे थे तो पुलिस का काम है ना उनको पकड़ना। आप पुलिस को सूचना दे दीजिए। अब कोई ऐसे थोड़ी होता है कि आप जाकर तो आप किसी बात का विरोध करने पर गाड़ी चढ़ाने को क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं फाजिल अहमद जी? जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो तो एफआईआर हो गया ना, जो कानून में सजा होगी। कैसी बात करें? कितना कैजुअल किसी की जान लेना कितना कैजुअल हो सकता है? राकेश चतुर्वेदी जी, आपकी किसी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। राकेश जी, अगर अहमद भाई को अभी कुचल कर मार देना चाहिए क्योंकि ये मेरे धर्म की भावना। नहीं देखिए, नहीं प्लीज राकेश जी, पहले तो अभी आपका ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, लेकिन प्लीज मैं अपने इस मंच से किसी भी कोई हिंसात्मक तरह की बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही किसी को मंच दूंगी। आपको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ इशू है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल जी, जी देखिए, फाजिल जी का भी ऑडियो ऑन रखना जी। मैं फाजिल जी को भी बताऊंगा कि फाजिल जी जब 2020 में दोबारा शिवराज सिंह चौहान जब कमलनाथ जी को हटा के आए, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक नियम बना दिया कि खुले में मांस बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा दिया मध्य प्रदेश। मुख्य मामला तो यह है कि भाई खुले में मांस पर बिक्री है, उसके बावजूद भी 3 सालों से मांस की बिक्री होते हुए रही वहां पे, और वो सावन के महीने में हो रही है। तो फिर इसका मतलब क्या है? कौन लोग देखने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का जगह है। दमोह में देखिए, पुलिस कप्तान के ऊपर तो आरोप लगेंगे नहीं लगेंगे, डीएम एसपी तो दोषी है पूरे घटनाक्रम के लिए। एक जगह पे अवैध रूप से कोई आया तो मकान भी खड़ा करे। अब बड़े जोर शोर से मैं आपको बता दे रहा हूँ नैना जी, इसके बाद आपको बगैर की कार्रवाई भी दिखेगी।
जी। लेकिन सब कुछ एक घटना घटने के बाद आप पहले एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? मुझे तो दूसरा शक है, वो जो भ्रष्टाचार का मामला तो है ही, लेकिन क्या कहीं कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर लंबे समय तक वहां पे जब एक दूसरे समूह के लोग यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां बढ़ सकती हैं, तो इस स्थिति में पुलिस ने 3 साल से पुलिस क्यों सोई हुई थी? और यह कारण कि भारतीय जनता शासन की कोई भारतीय जनता पार्टी का शासन है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। हम लोग जानते हैं नैना जी अच्छे होशो आवाज में जाए कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला राज्य सरकार के एक ना हो, अगर पुलिस प्रशासन के लोग सही ढंग से अरे लेकिन राहुल लाल जी, फाजिल अहमद जी ने तो एक तरफ तो ये कह दिया कि हाँ पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन भाई ये तो उनका बनता है, अगर आवेश में आके गाड़ी चढ़ा दी, हत्या कर दी, गुस्से में आके तो एक्शन लिया जा सकता है। नैना नहीं, फिर तो जंगल राज की स्थिति हो जाएगी। अगर हम लोग हर कोई जो है कि अपना न्याय अपने ढंग से ही करने पे लग जाए, आवेश में आके कि हमारी जो इच्छा वो हम करें, सामने वाली की जो इच्छा हम करें, तो फिर रूल ऑफ लॉ बचेगा कहां इस देश में? रूल ऑफ लॉ देखो डबल इंजन सरकार में तो यही रूल ऑफ लॉ नहीं बचा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि डबल इंजन की सरकारें ट्रिपल इंजन में बनती चली जा रही है। मैंने इसलिए शुरुआत में रखा कि 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। यह मामला केवल 3 साल पुराना है, उस पर भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, वामनाओं की स्थिति है। कल्पना कीजिए नैना जी कि वो अपील ना होकर कोई जो है कि वो हिंदू व्यक्ति ही होता, तो फिर ये राष्ट्रीय मीडिया में हम लोग इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। वो सामान्य घटनाक्रम के रूप में वही लोकल स्तर पर वो घटनाक्रम खत्म हो गया होता। तो एक तनाव की स्थिति बनी है, इस कारण से हम लोग नेशनल मीडिया में यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल गिरे चीज को दिखता है, और इस वक्त के सांसद की भी जिम्मेवारी है, वहां के विधायक की भी जिम्मेवारी। मैं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये लोगों के मन में बार बार सवाल भी खड़े होते हैं कि भाई आखिर इस तरह से अगर एक्शन होता है, अगर एक्शन लिया जाता है, तब एक तरफ आप विक्टिम कार्ड खेल दोगे कि भाई हम खतरे में हैं, हमें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो फाजिल जी जो एक्शन लिया गया, नासिर या अकील खान ने, राकेश ने विरोध किया तो उसकी हत्या करवा दी। संदीप जी, अगर राकेश जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा जवाब दीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम। बिल्कुल नैना जी, पहली बात कि फाजिल अहमद जी जैसे लोगों से ही इस देश में, इस राष्ट्र में जो है इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे शब्दों इन्होंने किया वैसा एक क्रूर लुटेरा, एक अत्याचारी ही कर सकता, कोई धर्म का जो चारण क्या संस्थापन नहीं कर सकता नैना जी। दूसरी चीज कि वहां जितना जिम्मेदार प्रशासन है, उतना ही जिम्मेदार फाजिल अहमद जैसे लोग और ऐसे लोग हैं जो कि सावन आ गया हम तो नहीं पिलाएंगे कांवड़ियों को, और भी वहां पर बैठ करके मीट की दुकान चला रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारे स्वयं की भी जिम्मेदारी होती है। जब सौहार्द की बात करते, हम एक राष्ट्र में रहने की बातें करते हैं नैना जी, तो फाजिल अहमद जैसे जहरीले सांपों को भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करके ये सिर्फ न इस राष्ट्र में जो है अशांति फैल रहे हैं, बल्कि अपने धर्म के अंदर भी उस क्रूरता का परिचय दे रहे हैं, जो इस पूरे भारत में ही नहीं, पूरे जो है संसार में जो है लोगों के सामने। राकेश जी देखिए, इस तरह के जो कई मामले सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताते चलूं कि दमोह का मामला तो आपको हैरान कर ही देता है। फाजिल अहमद जी, ये आंकड़ा जो है, ये मामला मैं आपको बता रही हूँ खास तौर से, किस तरह से जानबूझ के धार्मिक भावनाएं आहत की जाती हैं। हाल ही में एक और मामला सामने आया, यहाँ पर जब कई श्रद्धालु जा रहे थे तो एक ढाबे में वो पहुंचे, लेकिन उस ढाबे में उन्होंने ऑर्डर कुछ किया, सेव टमाटर की सब्जी, लेकिन उन्हें परोस दिया गया मांस। समझिए, जो व्यक्ति अपना नाम उसने हिंदू का बताया, लेकिन असल में निकला वो जावेद। ये जानबूझकर की जा रही घटनाएं हैं या फिर ये एक संयोग है? नैना जी सुनिए, इतनी अभी एक दलित महिला का ढाबा इन लोगों ने तोड़ दिया। वो तो शाकाहारी ढाबा था, उसका इसलिए ढाबा तोड़ दिए कि वो महिला दलित थी, अछूत थी। इन लोग को ये डाउट था कि ये लोग कैसे इसने हमको पानी पिला दिया, कैसे हमारे खाना खिला दिया। मसला मुसलमान का नहीं है, तो मीट सब हिंदू खाते हैं, कौन हिंदू नहीं खाता मीट? और मीट नवरात्र में दुकानें बंद हो जाती है। अरे तो अगर किसी को खाना है नहीं खाना, ये तो उसकी निजी राय है ना। आप मंदिर के सामने वहां पर जाके सुनिए, आप मंदिर के सामने वहां पे दुकान लगाएंगे तो वो सही है। अगर कोई मस्जिद मजार के सामने जाकर वहां पे भगवान का अगर पूजन पाठ, हनुमान चालीसा करने लग जाए, तब आपको दिक्कत होगी।
नहीं, हम तो करें मस्जिद में आके चालीसा करो, हम बुला रहे हैं आपको, निमंत्रण दे रहे कि मंदिर के अंदर चालीसा करो, हम तो बुला रहे हैं आपको। और नैना जी अगर आप बोलने नहीं देंगे तो हम बोलेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे। अरे तो आप लॉजिकल बात कहिए ना। लॉजिकल आप तय नहीं करेंगी, दर्शक को तय करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। हम लॉजिकल बोल रहे तो ठीक, नहीं बोल रहे तो भी जनता को तय करने दीजिए। अगर आप गलत शब्द को इस्तेमाल करेंगे तब तो मैं बिल्कुल नहीं वो आपको करूंगी। जी, हो सकता है कि आपसे मैं काफी सीनियर हूँ, आपसे ज्यादा लॉजिक आप बिल्कुल है सर, आप बिल्कुल है फाजिल जी, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ज्यादा जिंदगी का अनुभव है। जी, गौ रक्षकों को किसने कहा कि तुम जाके पैसा मांगो मीट की दुकान से? ये लोग मीट की दुकान से पैसा हफ्ता मांगते हैं। तो दमोह के मामले में भी ऐसे ही था क्या फाजिल जी? बिल्कुल ऐसे। आप दिल्ली के अंदर ऐसे पकड़े गए मामले, दिल्ली में एक विधायक जी ऐसा कर रहे थे, जब हम लोग गए तो मालूम चला कि हफ्ता वसूली के लिए सब बवाल हुआ है। आपने शिकायत की उसकी? मीट की दुकान खोलो। सुनिए नैना जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चुप रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम समाज में रहते हैं और आप स्टूडियो में रहती हैं। अरे सर, मैं इसीलिए तो आपसे नहीं आपको मैं बता दूं, आप शायद जानते नहीं है, मैं आपके जैसे फील्ड पे भी आपके जैसे तमाम रिपोर्टिंग करती रही हूँ। अब हम नहीं बोलेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ, आपने कंप्लेन की क्या? आपने कंप्लेन की क्या? नहीं, आप अपना मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना फाजिल अहमद जी। पूछिए ना, तो आप जवाब भी देने लग रही है ना, जवाब भी आप ही दे रही हैं, फिर आप ही दे दीजिए जवाब। ठीक है, आप अच्छा अब आप बोलिए, लेकिन प्लीज ऐसी बात लॉजिकल कीजिएगा कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। जी, अरे भावना, अब क्या हम मीट की दुकान खोलने पाकिस्तान जाए? हम कहाँ खोले? इसी देश के है ना, हम तो अपने देश में ही तो मीट की दुकान खोलेंगे। और इनके घर के बगल मेरा घर है तो मीट खाना बंद कर देंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हम लोग सदियों से जैसे रहते आए हैं वैसे रह रहे हैं। अब भाजपा को सूट करती है पॉलिटिक्स। ये लोग अभी उत्तर प्रदेश में भाषण 2 दिन पहले कर रहे थे कि हज हाउस, अभी तो मैं हज हाउस की उद्घाटन देख के आया हूं भोपाल के अंदर, मैं गया था उस उद्घाटन कार्यक्रम में। बीजेपी भी हज हाउस बनाती है। ये जो पॉलिटिक्स चलते हैं ये लोग, और दूसरी जगह के हज हाउस का विरोध करते हैं। जहां 20 साल से वहां हज हाउस बना, भोपाल में अभी 2-3 महीना पहले उसका उद्घाटन हुआ, मैं खुद गया था उस उद्घाटन में। तो इस तरह से कानून से देश चलाइए, संवैधानिक। ये सब हिंदू मुसलमान का बहुत दिन हो गया, अब नहीं चलेगा। और अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब देन एंड देयर होगा। ये सब नहीं चलेगा कि आपको और देश को, सब देश का वफादार, कोई देश का गद्दार नहीं है। कोई जिसको जो गद्दार था वो पाकिस्तान चला गया, और अभी भी जिसको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र की, वो नेपाल जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है फाजिल जी, अब आपकी बात हो गई, आपको मैंने बिल्कुल नहीं टोका। अब मेरी आप बात सुनिए, आप इसको एक बार फिर से वो देश के गद्दार या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान तक रहकर चले गए, जब सब यहीं पर हैं, सब यहीं के हैं, सब इसी जगह पर हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, तो आखिर क्यों ये जानबूझकर फिजा बिगाड़ने की कोशिश है? क्या सिर्फ मंदिर के सामने ही जगह मिली? और मुझे एक बात बताइए, अगर विरोध किया राकेश ने, मंदिर के सामने ही अगर खोल दिया, फाजिल जी, अगर कैसी बात है, अगर राकेश ने विरोध किया तो विरोध का जवाब विरोध होता ना भाई। फाजिल जी, शहर में मंदिर हो उस शहर में मीट की दुकानें, मेरी बात सुनिए, क्या विरोध का जवाब, क्या विरोध का जवाब विरोध होता ना? विरोध का जवाब किसी की जान लेना होता है क्या? नहीं, हो जाती है। हत्या किस बात से होती है? भाई भाई में गोली नहीं चलती है यहाँ। एक सगा भाई सगे भाई की हत्या कर देता है, क्यों कर देता है? कैसी बात करें फाजिल जी, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। सर सुनिए, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जमीन की हकीकत जानते हैं। आप किसी की हत्या को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नेचुरल चीजों को आप नहीं रोक सकती। हत्या, आप जैसे वरिष्ठ इंसान कह रहे हैं कि हत्या हो जाती है फाजिल अहमद जी। पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर नहीं करते हैं, नहीं करते फर्जी इनकाउंटर, तो आप उसे जस्टिफाई करते हैं। जेल में है, कई 100 पुलिस वाले जेल में। आप क्यों मुझे बात समझ में नहीं आ रही। आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति अगर कैसा कहेगा, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं? हत्या हो जाती है, वही बोल देते, हत्या हो जाती है। क्या हमसे सुनना, आप हमसे क्या सुनना चाहते? अरे मैं आपसे एक सेंसिबल जवाब चाह रही थी। आपने कहा हत्या हो जाती है। आप बिल्कुल होती है। जी, अच्छा 302 में फांसी की सजा होती है, तो क्या 302 नहीं हो रहा है देश में? संदीप मिश्रा जी, 302 पे फांसी की सजा है, लेकिन क्या 302 नहीं हो रहा है देश में? इस तरह के मामलों में जैसे फाजिल जी कह रहे हैं कि मंदिर के सामने अगर दुकान खोल ली तो क्या बात हो गई, तो क्या हो गया? देखिए, हमारे फाजिल अहमद साहब जिस तरह से एक हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द कहने की बजाय जो है कुतर्क कर रहे हैं, ऐसे पे मुझे इनके वरिष्ठता पे और इनके स्कॉलर होने दोनों पर ही शक पैदा होता है। रही बात जिस तरह की बातें कह रहे हैं, सुनिए पहले, बहुत ज्ञान दे चुके, चुप रहिए, बदतमीजी की हद होती है।
एक अरे महिला से बदतमीजी कैसे तो बात वो कर करते रहे हैं हैं। पता होना चाहिए आपको। अरे कैसे बात कर किस रहे तरह हैं? से बात करते हैं? आपको सर्टिफिकेट लेना है हमको? सुनिए पहले हमको आप सुनने का सर्टिफिकेट देंगे धैर्य हमको? रखिए। अगर सुनने का साथ ना हो तो डिबेट में अरे मत आया हमारा करिए। पूरा धैर्य है, हम सुनने बिना का धैर्य के साथ थोड़े ना यहाँ हो आते तो हैं। डिबेट में मत आया करिए। जवान बंद रखिए, पहले पूरी बात इतना सुनिए। बेचैनी बढ़ पहले गई। पूरी बात सुनिए। इस अरे तरह से संवेदना कुतर्क मत किसकी करिए। नहीं होती है, कुतर्क लेकिन मत आप जाके करिए। पैसा वसूलेंगे उससे। कुतर्क आप मत मीट की करिए, दुकान से कुतर्क मत पैसा करिए। वसूलेंगे, हफ्ता वसूलेंगे, नहीं अगर देने एक पे उसको के गाली लिए देंगे, आप उसको ज्ञान दे मारेंगे। रहे हैं और अगर एक के लिए आप ज्ञान दे रहे हैं कि उसे संविधान के पालन करना विदिशा चाहिए, में उसके जो मार पुलिस दिया में जाना चाहिए, मुसलमान तो बच्चों आपको भी को, तो वहां पुलिस पे में जाना आपकी चाहिए था। मुंह बंद हो आपने जाता है। गाड़ी चढ़ाने वाले को विदिशा जस्टिफाई कैसे करना विदिशा शुरू में कर 2 दिया? लड़कों की हत्या हो गई। आपको इसकी 80,000 निंदा रुपए करनी के चाहिए, लिए आपको 2 शर्मिंदा लड़कों की होना विदिशा में चाहिए हत्या हो कि गई। इस तरह का वो काम मुसलमान लड़के आपके थे, समाज उनके के प्रति लोगों ने संवेदना किया। व्यक्त आपको किया तो आपने। कहना चाहिए कि हमारा उस ताल्लुक कुछ भी नहीं है, हमारा मुस्लिम भाई भले था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो इसकी निंदा अरे की हम जानी क्यों कहें? चाहिए। हम जो देख रहे आपको हैं, निंदा के 2 शब्द जब हम कहना देख चाहिए। रहे हैं कि वो पैसा एक वसूली व्यक्ति कर की हत्या पैसे कर के दी बल गई, पर आपके पैसा पास- वसूली का आपके धंधा पास चला रही है सांत्वना लोग। के 2 जहां शब्द मीट की उसमें दुकान तकरीबन देख रहे हैं, के उससे लिए हफ्ता अगर मांग नहीं रहे है, हैं तो कि मुझे हमको आपके हफ्ता मुस्लिम स्कॉलर होने पे, आपको जहां से स्कॉलरशिप मिली हुई, जहां आपको डिग्री मिली हुई है, उन दोनों पे ही वो मुझे आपने- शक पैदा होता है। वो आप आपका क्षेत्र नहीं इंसानियत है। वाले धर्म से ताल्लुक अरे हम रखते हैं, इंसानियत आप अमन वाले धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप इंसानियत और अमन की बात आकर के टीवी डिबेट में नहीं कर सकते हैं, तो आप आइंदा से जो है इस तरह के डिबेट में मत आया करिए मेरे भाई साहब। आप इस तरह से इस्लाम को कलंकित करने का काम करते हैं, जब एक हत्या को जस्टिफाई करने के लिए टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं। आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई, मैंने उस हत्यारे के लिए 2 शब्द नहीं कहा। कोई भी कारण हो, भ्रष्टाचार हो या जो भी हो, अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसके लिए, हत्यारे के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं हो सकती है मेरे फाजिल भाई। आप कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मुझे इस बात पे आपके अंदर की मानवता और आपके अंदर जो अमन चैन को लेकर के आपका समर्पण है, उस पर मुझे शक पैदा होता है। 2 मुसलमान लड़कों की लिंचिंग हुई, उस पर है हमदर्दी आपको? आपने दी हमदर्दी उस पर? फाजिल अहमद जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप सम्माननीय हैं, तभी आप हमारे साथ में इस दौरान चर्चा पे हैं। आप इस बात को समझिए, जान किसी की भी जाना, मेरी बात सुनिए सर, जान किसी की भी जाना बहुत दुखद होता है। किसी बहुत आवेश में आकर किसी की हत्या, जो आप बात कह रहे हैं, आपके लिए कहना आसान होगा, किसी की भी जान जाना बहुत दुखद है। राकेश चतुर्वेदी करेगी, जानबूझ के हुई कि अनजाने में हुई कि गलती से पुलिस ने तो तय किया ना सर। फाजिल अहमद जी, पुलिस ने तो हत्या का केस दर्ज किया, सीसीटीवी फुटेज में देखा किस तरह से जानबूझ की गाड़ी चढ़ाई। पुलिस के दर्ज करने से नहीं होता है, आप समझिए मेरी बात। तो अच्छा, आप किसके आधार पे मानेंगे? जो पीड़ित है उसकी बात आप मानेंगे नहीं, पुलिस की बात आप मानेंगे नहीं? बिल्कुल हो सकता, उसमें क्या घटनाएं घटी अभी तो पुलिस की चार्जशीट आने दीजिए ना, उसमें क्या परिस्थितियां थी, क्या घटना घटी, उसके पीछे की कहानी क्या है। और भी लोग जो मृतक है उसके प्रति आप 2 शब्द संवेदना ये नहीं कह सकते कि हाँ उसकी किसी की जान गई गलत। मेरी संवेदना करने से परिस्थितियां बदल नहीं जाएगी, जो परिस्थितियां वो बदल तो जाएंगी नहीं, छवि बदल जाएगी। लेकिन फाजिल अहमद जी, नहीं, ये कौन होते हैं जो मंदिर के सामने मीट की दुकान नहीं खुलेगी? ये तो प्रशासन तय करेगा। राकेश जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी जी। यादव जी, इनका जो शब्दावली है वो कोई नई नहीं है, ये तो डीएनए बताता है कि पिता को मर्डर करके, भाई को मर्डर करके गद्दी हथियाने वाले कौन थे। तो सुन लीजिए फाजिल अहमद जी, बहुत बहुत इससे ज्यादा कट शब्दों में जवाब दे दूंगा, शांत रहिएगा। ये चीज नाना जी, यहाँ जो है हत्या हुई है, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो घटनाएं इस प्रकार की हो रही है, जो संगठन, जो मुस्लिम संगठन चिल्लाते हैं कि हमें ये, उन्हें भी हमें लगता है कि फाजिल अहमद साहब को थोड़ा लाना चाहिए। और इनको मुस्लिम स्कॉलर होने का तो मुझे पूर्ण संदेह है कि ये कभी किसी धर्म को लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन राकेश जी फाजिल अहमद जी कह रहे हैं कि अगर मंदिर के सामने दुकान लगा भी ली तो आखिर क्या गलत हुआ? दुकान कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो हिंदुस्तान में दुकान नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अगर उनका घर मंदिर के बगल में है तो वो क्या मीट नहीं खाएंगे? ये उनकी चॉइस है। फिर तो ऐसे होगा कि मेरी भी कई जो है, मेरे जानने वाले कई घर जो है मस्जिदों के सामने, मैं वहां पर सुअर का मांस बेच करके साजिद अहमद को खिलाऊं, तब कितना अच्छा लगेगा। और हज यात्रा ले जा रहे हैं, वहां भी मैं इनको
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य शांति सौहार्द बनाए रखने का है, ना कि फिजा को बिगाड़ने का। ये बात जरूर समझनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि आज की चर्चा जो इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। दमोह में एक मंदिर के सामने अचानक 3 साल से एक परिवार शिफ्ट हो जाता है, जमीन पर कब्जा करता है, वहां पर मंदिर के ठीक सामने मांस मटन की दुकान लगाता है, वहां पर मांस काटता है और बेचता है। कई बार वहां के लोगों ने विरोध जताया। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताऊं, विरोध जताने वालों में एक युवा लड़का राकेश भी शामिल था। राकेश ने जब लगातार इसका विरोध किया तो जो दुकान मालिक था नासिर और अकील खान, नासिर पिता और अकील खान उसका बेटा, उसे बात इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि आज जब राकेश अपनी मां को लेकर अस्पताल की तरफ जा रहा था दवाई लेने के लिए, तो उसके बाद अकील खान ने नासिर के कहने पर उसको कुचल दिया, कार से उसकी हत्या कर दी। लगातार वहां पर मौजूद उसकी मां ने कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर गया। बड़ी बात यह कि जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो वहां पर मौजूद जो तमाम अलग अलग इलाकों के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें यह पाया कि ये जानबूझकर नासिर और अकील खान ने राकेश की हत्या की, सुनियोजित तरीके से मौका पाते ही इस वारदात को अंजाम दिया। क्यों? वजह यह थी कि मंदिर के सामने मांस की दुकान लगाने पर लगातार विरोध कर रहा था राकेश और उसके साथी। अब बात ये समझिए, इसी को लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल लाल जी, बात ये कही जा रही कि ठीक है, प्रशासन को, पुलिस को या सरकारों को घेरना या उनकी तरफ गेंद पाले में भेज देना, ये जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी उनकी है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की पड़ती है। लेकिन मेरी बार बार सवाल यही है कि आखिर ये किसकी शह पर होता है? मंदिर के सामने ही जाकर अगर मांस की दुकान लगाना ये जानबूझ के किया गया कृत्य नहीं तो और क्या है? दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो मैंने जैसा कहा नदी प्रवेश को लेके, देखिए अगर वो खुले तौर पे मांस ना बेचा जाए, तकनीकी तौर पे, मैं कानूनी तौर की बात कर रहा हूं नैना जी, कि खुले में मांस बेचना प्रतिबंधित था, उस जगह पे आरोप है कि खुले में मांस बेचा जा रहा था। लेकिन मंदिर के सामने में भी किसी का घर है और वो सरकार, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खुले में ना वो बंद होकर अंदर जो है कि वो खुले में ना होकर बंद में होकर बिक्री हो, तो उसके ऊपर फिर सरकार के नियम लागू नहीं होंगे। तब तो फिर अगर जब सरकार कांवड़ यात्रा के समय के लिए जारी करेगी कुछ विशेष नियम, तो उस समय विशेष में हो जाए तो उसमें प्रतिबंध लागू होगा। तो मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूं कि प्रतिबंध बड़े कठोर स्तर पे सरकार ने बनाया, लेकिन वो प्रतिबंध कहीं लागू होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए ये मामला इस चीज का नहीं है। मामला यहाँ पर सांप्रदायिक रंग बीजेपी जरूर देना चाह रही है, ये सांप्रदायिक रंग का मामला नहीं है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होने का मामला है। जो सवाल है आपका नैना जी की किसका साथ है, किसके साथ कोई ऐसा कर सकता है, ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण के बिना ऐसा करना असंभव है। क्योंकि राकेश जो मृतक है वो 2022 से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसके शिकायत को किसी ने संज्ञान नहीं लिया प्रशासन के लोगों ने। तो फिर जिम्मेवारी प्रशासन से ही सवाल पूछे जाएंगे, राज्य सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके लिए देखिए नैना जी, मैं ट्रंप से तो सवाल पूछ नहीं सकता, मैं नेहरू जी से मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि कोई कह दे कि यहाँ पे भी मैं नेहरू जी को दोषी बना दूं, तो ये तो अतार्किक मामला हो जाएगा। सवाल अभी वर्तमान सरकार और प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। देखिए वहां के पुलिस कप्तान को आपको लगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई समय वो किसी प्रकार का तनाव महसूस कर रहे हैं। स्पष्ट है कि उनके ऊपर भी राज्य सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया, वहां के डीएम एसपी के ऊपर भी दबाव नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस ने अपने स्तर से वो निर्णय लेने का आनाकानी नहीं किया है, ऊपर स्तर से कहीं से संरक्षण प्राप्त हो रहा है इस प्रकार के लोगों को। तो दूसरी चीज देखिए, इस प्रकार के जब घटना घटे तो उसका जो है कि विश्लेषण करते समय बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये डिबेट बराबर मुझे कई बार डिरेल होता हुआ दिखा यहाँ पे। देखिए धर्मगुरु है राकेश चतुर्वेदी जी, उनको भी संयम बरतने की बड़ी सख्त जरूरत थी। वो जिस तरह से फाजिल जी के लिए बयानों का प्रयोग कर रहे थे, फाजिल जी के अपने असहमतियां, वो भारतीय संविधान है, वो असहमति व्यक्त करने के लिए पूरा का पूरा जो एक आजादी प्रदान करता है, और फाजिल साहब अपना असहमति बिल्कुल प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, अभी तक धर्मगुरु और संदीप जी ने राज्य सरकार को सवाल नहीं पूछे हैं, जो आश्चर्यजनक स्थिति है। भाई आपके हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट जी, आपके हिंदू किया है, हिंदुओं को संरक्षण किया, ये हिंदुओं को संरक्षण हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, मौत की घटना कोई भी हो, विदिशा में मॉब लिंचिंग की घटना घटी, बहुत देश भर में अल्पसंख्यकों के नहीं घटनी चाहिए, मामला है अंतर्राष्ट्रीय हो रही है। लेकिन अगर
ऐसे घटनाक्रम में कि एक व्यक्ति 3 साल से पुलिस को शिकायत कर रहा था और फिर जिसको शिकायत कर रहा था वो उसकी हत्या करा दे, तो सवाल हम लोगों को वहां के मुख्यमंत्री और सरकार से भी पूछना पड़ेगा हम लोगों को। तो बिल्कुल राहुल लाल जी, मैं वो सवाल पूछ ही रही हूँ। वो सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर किसकी शह पर। राकेश जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं संदीप जी का रुख करती हूँ। राकेश जी, मेरे पहले शब्द यही थे कि प्रशासनिक फेलियर है, वहां की सरकार, वहां की सत्ता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है हत्या का सरकार है। पहले जी आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। हम सनातनी हैं, हम पहले विद्रोह नहीं करते, हम शस्त्र श्रृंगार के लिए नहीं रखते, धर्म रक्षा के लिए रखते हैं। पहली बात। दूसरी चीज कि यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग मुस्लिम स्कॉलर साहब ने, आपके प्रिय मित्र, जितना आप सबसे पहले बता दो राहुल जी, सत्ता सबसे पहले मानवता धर्म है। अगर वहां के मुस्लिम परिवार मानवता के धर्म का पालन करता के इस पवित्र माह में बेचता, लेकिन सावन के इस पवित्र माह में अगर उसने अपने अंदर धर्म की सहिष्णुता रखी होती और गया होती, स्थिति नहीं आती। और एक व्यक्ति जो जान गंवाया है वह जान नहीं गंवाती। जी सुन पहले सुन लीजिए, शब्द रखिए, सुन लीजिए। आप जिस शब्दों में कह रहे हैं सनातन जो है श्रृंगार के लिए भी रखा है, जब उसके ऊपर धर्म रक्षा के लिए वो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जी यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर साहब को सबसे पहले सीखना है, दूसरे के धर्म का सम्मान करना है। धर्म क्या है? धर्म की एक ही परिभाषा, कोई पीड़ित ना है, कोई प्रताड़ित ना है, किसी को कष्ट ना हो। आप कैसे कहते हैं मुस्लिम सीधा सीधा कह रहे हैं कि कुचल के मारा जाएगा अगर कोई इस तरीके से क्रोध में हत्या होती है, और क्रोध में हत्या होती है भाई साहब, तो इस संसार में कोई जिंदा ही नहीं बचता। हम आप एक दूसरे की हत्या कर डालते। मानवता धर्म है, तो हम सबको अपने मानव बनना है। अगर हम मानव बन जाएंगे तो एक दूसरे के धर्म करना सीख जाएंगे। वही राकेश जी, दरअसल यही बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है कि आखिर इस तरह के मामलों में कमी होने की जगह बढ़ोतरी होती जा रही है। हम एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात करते हैं, प्रेम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन संदीप मिश्रा जी, फिर अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो फिर तभी मन में बार बार सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये फिजा बिगाड़ने की कोशिश नहीं तो क्या, ये जानबूझकर किए जा रहे कृत्य नहीं तो क्या। मंदिर के सामने दुकान लगाना एक बात, चलिए इसको भी हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। सावन के महीने में अगर वो लड़का बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, तब जानबूझ के उसकी हत्या कर देना, ये अपने आप में बहुत हैरान कर देता है। देखिए नैना जी, जनरली मैं राहुल जी की बातों से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज के विश्लेषण से 99.99% मैं सहमत हूं। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो बात उन्होंने कही है यह शासन का फेल्योर है और प्रशासन का फेल्योर है, दोनों का ही फेल्योर है। क्योंकि जिस तरह की बात हमारे एक सज्जन बैठे हुए कह रहे हैं कि क्या मंदिर के सामने मांस की दुकान नहीं हो सकती है। मैं हिंदू हूं, मैं अगर कहूं आज की मैं अपने मंदिर के सामने उत्तर प्रदेश में किसी मंदिर के सामने मीट की दुकान लगाऊंगा, सुबह मेरी क्या दवाई होगी शासन के द्वारा मुझे अच्छी तरह से पता है। तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय से पता होता है कि एक्शन किस तरह से होगा, तो रिएक्शन करने वाले बड़ी शांति से पड़े होते हैं। और जब पता होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तो यहां पर स्थिति दूसरी होती है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति हुई है, यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी बनती है। और राहुल लाल की बात में मैं सहमत हूं कि इसकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछा जाना चाहिए मुख्यमंत्री से भी कि आखिर पुलिस प्रशासन में इस तरह के कड़े इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं गए कि जब एक आम आदमी की तरफ से कंप्लेन जाती है तो उस पर एक तय समय सीमा के अंदर कार्यवाही होनी चाहिए, और नहीं करने वाले के बीच क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो यह प्रशासन का फेल्योर है, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है जो है। बिल्कुल, ये प्रशासन का फेल्योर है, इसमें कोई शक नहीं। 3 सालों तक लगातार यहाँ पर कंप्लेन की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर क्यों एक्शन नहीं हुआ? वहाँ के जो लोकल थाना है, वहाँ का जो तमाम प्रशासनिक अमला है, चाहे बात वहाँ के कलेक्टर हो, वहाँ के SP हो, उनसे मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, इंडिया डेली भी इस प्रोग्राम
की बातचीत के दौरान भी उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन लिया गया, क्या उन तक शिकायत आई, अगर आई तो क्या एक्शन हुआ, अगर नहीं आई, अगर जानकारी मिली तो भी उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही, और साथ ही साथ वहां के जो लोकल सांसद हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की भूमिका, वहां के प्रशासन की भूमिका अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि उनकी ही भूमिका की नजरअंदाजगी के चलते आज एक युवक की जान चली गई, वरना ऐसे तो मामलों में और शह मिलती जाएगी और भी ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे, फलते फूलते जाएंगे। फाजिल अहमद जी, स्लॉटर हाउस चलता है जहाँ गाय भी कटती है, पूरा दुनिया जानता है और ये भी जानते होंगे, और पूरा स्लॉटर हाउस का लाइसेंस सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश में, बड़े पैमाने पे दे रही है। अगर लाइसेंस दे रही है, सुनिए फाजिल जी, इनको अगर प्रोपेगेंडा में इतना विश्वास है तो योगी जी को मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, काहे दिक्कत में पड़े। ये सब बातें, यही चीजें जो है ना, इन लोगों को यही चीजें देश में अविश्वास पैदा करती है। अरे हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम कह रहे हैं कि आप थाना क्यों नहीं गए, सवाल इस बात का, आप मीट की दुकान पे क्यों जाएंगे, आप कोई जुआ खेलता है तो हम जाके झगड़ा करते हैं, हम थाना को सूचना कर देते हैं कि भाई यहाँ जुआ हो रहा है, हम जाके लड़ते हैं क्या उनसे? आप कौन होते हैं जाकर किसी की दुकान बंद कराने वाले, क्या अथॉरिटी है आपके पास? आप थाना जाइए, जब ये घटना अगर थाना वाले चाहेंगे तो खुल जाएगी मीट की दुकान। सवाल इस बात का है कि नैना जी, ये लोग पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं देने पर उसको सनातन की आड़ में धमकाते हैं और बात सनातन की करते हैं। अरे भाई, जितना आपको सनातन से प्यार है, सभी धर्मों को अपने धर्म से उतना ही प्यार है। कोई ये थोड़ी, कौन धर्म सिखा रहा है आपको किसी की हत्या कर देना? विदिशा में 2 मुस्लिम लड़कों की लिंचिंग इन्होंने कर दिया, 80,000 रुपए ले चुके थे, 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे, इसीलिए लिंचिंग हो गई। ये पूरा खुला हुआ बात है, तमाम लोग जानते हैं कि जितने भी गौरक्षक दल हैं ये सब बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं, ये लोग वसूली का धंधा कर रहे हैं। किसी की लिंचिंग होना बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है फाजिल जी, आप अगर इस पूरे माध्यम से बात कह रहे हैं तो शायद प्रशासन भी सुनेगा और एक्शन भी उन लोगों पर जरूर होना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जिंदा जला दिया, तभी लोग हिंदू शेर लिख रहे थे उसको, जिंदा 2 मुसलमानों को गाड़ी में जला दिया, तभी लोग उसको हिंदू शेर लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, आज वो जेल में है, समझ रहे आप। और एक आत्महत्या कर लिया अभी जाकर के, ट्रेन से कट के मर गया, उसमें का एक अभियुक्त जाकर आत्महत्या करके ट्रेन से कट के 2 हफ्ता पहले मर गया। तो ये सब चीजें, यही चीज है, इनको दूसरे पर, मुसलमानों पर विक्टिम कार्ड खेलना, और कोई भी दुकान किसी, कोई कहीं आपसी सुलह समझौते से ही देश चलता है, और पुलिस में आपको कंप्लेंट करना चाहिए, ना कि आप दुकान पे जाके कर रहे हैं। ठीक है फाजिल जी, आपकी बात पे संदीप जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी रुक करूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस से कंप्लेंट कई बार की गई, और मुझे लगता है कि शायद पहले आपसी सहमति के माध्यम से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शायद की गई होगी, तभी पुलिस के पास में गए। अगर आपका किसी से विवाद है तो पहले व्यक्तिगत तौर पर बात, आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करो, उसके बाद में फिर जब नहीं सुना जाता तो पुलिस के पास गए हैं। संदीप जी, फाजिल भाई अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं कहूँ एक अनजान आदमी की भी मौत हो जाती है और कोई आधे घंटे वहां खड़ा रहता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आधे घंटे से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वही बात जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। सांत्वना के 2 शब्द हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई को अभी तक नहीं निकले उनके मुंह से। यह बात दिखाती है कि किस तरह से मतलब रेडिकलाइज आदमी होता है कि एक बात को ही बार बार रिपीट कर रहा है, ना कि उस बात पर एक बार कह रहा है कि जो हत्या हुई उसके लिए 2 शब्द हम कह दें कि जो परिवार अपना बच्चा खोया है। रही बात, आप एक पक्ष के लिए कह रहे हैं कि आप पुलिस में जाइए, और दूसरा पक्ष जो गाड़ी से कुचल दिया उसके लिए जस्टिफाई करने लगे हैं, तो उसको भी तो पुलिस में जाना चाहिए था। उसने गलती की, एक बार तो कही है कि जिसने हत्या की उसने अपराध किया और उसके लिए हम निंदा करते हैं, तो उसके लिए 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग जो है कहीं कहीं इस समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और सही चीज को सही बताने में जो है परहेज करते हैं। बिल्कुल। फाजिल जी, क्या अभी फाजिल जी हमारे साथ कनेक्टेड है? फाजिल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। वो चले गए हैं या फिर उनका कोई टेक्निकल इशू है, ये एक बार देखने वाली बात है। लेकिन राहुल लाल जी, वही बात है जो संदीप जी भी बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से फाजिल अहमद बार बार कह रहे हैं कि भाई पुलिस में जाते कंप्लेंट करते, खुद बहस क्यों की, किसी की जान जाना आवेश में लिया गया एक्शन है, क्या किसी की का विरोध करना किसी की हत्या को जस्टिफाई कर सकता है? नहीं किया जा सकता। और एक चीज जो गंभीर चीज है, भारत में हम लोग देखते हैं
जो लोग शिकायतकर्ता होते हैं ऐसे मामलों पर, चाहे कोई भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करे, वो उनके जीवन खतरे में आ जाता है। कोई इस प्रकार के मामले में भी शिकायत करे, उनका जीवन यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा खतरे में आ गया। तो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही होती है, क्योंकि वो शिकायत तो कर ही रहे थे नैना जी, वो पुलिस में शिकायत 2022 से कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी उनके शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया। यह मामला, मैं एक तरह से इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में इसको सांप्रदायिक नहीं देखता हूं इस मामले को। मुझे अभी भी देखिए, अभी यहाँ पे जो धर्मगुरु महोदय है, उन्होंने एक चीज कही थी कुछ देर पहले कि डीएनए का मामला उन्होंने उठाया था कि फाजिल साहब का जो डीएनए है वो वाला डीएनए जहां पे पिता की हत्या करके लोग जो है कि बेटा गद्दी पे ले लेता। मैं बता दूं धर्मगुरु साहब को भी कि भाई ये जो डीएनए का मामला नहीं है, जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में आप हिंदू परंपरा में भी देखेंगे राज गद्दी के लिए पुत्रों के बीच में संघर्ष होता था। बिल्कुल। तो उसके बाद मुस्लिमों में संघर्ष चले, वो हिंदू राजाओं में संघर्ष चले हैं। वो संघर्ष के बाद उसमें कई बार पिता की भी हत्या होती थी, भाई की भी हत्या होती थी। तो वो राजतंत्र का नेचर है, मोनार्की का नेचर है। वो उस दौर का उसका सांप्रदायिकरण नहीं कर सकते। मूल घटना मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, इस सवाल यही है कि भारतीय हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है और वो अपने अगर हिंदुओं के संरक्षण के लिए भी काम नहीं कर पाती है, तो सवाल यह है कि आपको कितना वर्ष शासन में रहने के बाद लोगों को न्याय मिलेगी, आपकी पुलिस व्यवस्था कितने वर्षों में दुरुस्त होगी। और नैना जी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया यहाँ पे संदीप जी ने कि वहां पे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर कठोर है। उत्तर प्रदेश में कोई योगी जी के सामने में दुकान खोल लेगा, शासन क्या इलाज करेगा। मैं एक खाली छोटा सा उदाहरण दूंगा उसके ऊपर कि अभी जो वृंदावन क्षेत्र है वहां पे जो है कि मीट के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और वहां पे हाल ही में घटना आया हुआ था कि जो जोमेटो है, जो स्विगी है, उन सबों में जो है कि मांसाहारी चीज जो है कि डिलीवरी की जा रही थी। सोचिए कोई सामान्य आदमी करता तो पुलिस का एक्शन कैसा होता, लेकिन जब बड़ी कंपनियां ये काम कर रही थी, फिर क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बड़ी कंपनियों के ऊपर मुझे तो लग रहा था कि वृंदावन में जो है कि कठोर एक्शन होगा इन बड़ी कंपनियों के ऊपर, लेकिन इन कंपनियों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ सरकार के नियम तोड़ने के बावजूद भी। तो यहाँ पे भेदभाव हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कई स्तर पे कमियां आती हैं। उन कमियों को हम लोग रेखांकित करेंगे तभी सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा कि वो इसमें कोई शक नहीं राहुल लाल जी, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर से मध्य प्रदेश में हम देखें तो 3 दशक से ज्यादा का वक्त हुआ जब यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट रही, यहाँ पर एक ही पार्टी का रूलिंग एक तरह से नेचर रहा। खासतौर से दमोह की बात करें तो यहाँ पर भी ये सीट जो है वो लगातार एक ही तरफ की तरफ जाती हुई नजर आई। अब ऐसे में अब लोगों की शिकायतें आखिर कौन सुनेगा? बात यही है कि दमोह के इस पूरे मामले में भी शिकायत की गई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और नजरअंदाज करने का नतीजा ये रहा कि राकेश की जान चली गई। लेकिन फिर भी मैं बार बार एक बात जरूर कहती हूँ, अब फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद जी, सिर्फ यही मामला नहीं, आपने कहा कि भाई कोई अगर मंदिर के सामने कोई दुकान लगा लेता है तो गलत नहीं है। मैं आपको एक और मामला खंडवा का बता रही थी। यहाँ पर जिस ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए पहुंचे थे, उनको धोखे से नाम हिंदू ढाबे का और जो बताया जा रहा है जो कर्मचारी था उसने भी हिंदू के तौर पे नाम बताया, लेकिन असल में वो जावेद निकला। एक ही बर्तन में एक तरफ वेज दूसरी तरफ नॉन वेज खाना रखकर उन श्रद्धालुओं को परोसा गया। क्या ये जानबूझ के किया हुआ कृत्य नहीं नजर आता? अब जानबूझ के किया कि नहीं किया ये तो जो वहां होगा वही बता पाएगा। या आप इसे कैसे जस्टिफाई, किसी की हत्या को तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, उस पूरे घटनाक्रम को तो आप एक अलग दिशा दे रहे हैं। इस पूरे मामले को क्या कहेंगे फिर? अब हम बोलेंगे कि नहीं बोले, हम तो आप बोलना ही नहीं देती हैं। दिक्कत ये है, बोलिए। अभी हम शुरू किए बोलना, तब तक आप बीच में कूद जाती हैं। कोई बात नहीं, बोलिए, नहीं कूदेंगे, आप ही बोलिए। वहाँ की किसी एक घटना वहाँ मौजूद रहेगा, वही बता पाएगा कि क्या है घटना है क्या नहीं है। दूसरी बात सनातन धर्म की कर रहे बाबा जी, महेंद्र गिरी की हत्या हो जाती है, उनके अपने ही चेले जमीन के लिए हत्या कर देते हैं। क्या सनातन की बात करते हैं? इतने बड़े बाबा की हत्या हो गई महेंद्र गिरी में। अरे ये राज सत्ता का अपना दुष्परिणाम होता है, ये सबके साथ होता है। जो जहां होता है हमारे डीएनए पे चले गए, अपना डीएनए नहीं देख रहे। बिना, हम तो काम करके, हम तो किसान के बच्चे हैं, हम तो खेती करके खाते हैं। ये तो दिन भर हिंदुओं को बैठ के ठगते रहते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, उनको फाजिल अहमद जी, मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि मैं बीच में कूद गई। अब आप फिर मुद्दे से कूद कर दूसरे मुद्दे की तरफ चले जा रहे हैं। जरा मुद्दे पर तो आइए ना। और ये जो है बैठ करके हिंदुओं को ठगते रहते हैं। फाजिल अहमद जी, जरा मुद्दे पर तो आ जाइए। भगवान से डरवाएंगे उनको,
उनको कहेंगे तो। और दलितों के प्रति इतनी, कैसे दलित का ढाबा टूट गया? मैं ये बोल रही हूँ फाजिल अहमद जी, आप किसी की हत्या को कैसे जस्टिफाई कर सकते पुलिस फेल है। हैं? आप किसी की हत्या को कैसे जस्टिफाई कर सकते पुलिस हैं? कुछ नहीं कर पा रही है। आपसे मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि दमोह का इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? आप पहुंच जा रहे उत्तर प्रदेश में, आप पहुंच जा रहे गुजरात में, जरा दमोह के मामले पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश का नाम लिया तो आपने एक बार भी उसको नहीं टोका। इतनी बेचैनी है तो आप बुलाइए मत हमको। अरे तो आप मुद्दे पर तो जरा बात कीजिए फाजिल। महेंद्र गिरी की हत्या क्यों हुई बताइए, आप ही बता दीजिए। मैं बोल रही हूँ जिस दिन महेंद्र गिरी पे चर्चा करेंगे उस बारे में जरूर बात करेंगे। आज मेरा मुद्दा है कि आखिर विरोध जताने का नतीजा क्या हत्या है? नहीं फाजिल जी, आप मुद्दे से भटकते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, इस डिबेट में नहीं चलेगा ये। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या विरोध करने का नतीजा हत्या है? आप उसको किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। बोल दीजिए, जवाब नहीं है, बोल दीजिए ना, जवाब नहीं है आपके पास, बोल दीजिए। आप किसी की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप किसी की जान जाने को, सुनिए जरा, आप किसी की जान जाने को आप दूसरी दिशा दे रहे हैं। कैसे? आपके पास जवाब ही नहीं है। मतलब एक इतने बड़े बाबा, अरे भाई, आप किसी की हत्या पर, किसी की मौत पर संवेदना नहीं जता सकते, प्रशासन पर ही सवाल उठा देते। आप किसी की हत्या को जस्टिफाई करने में लगे फाजिल अहमद जी। उनकी हत्या पे आपको संवेदना नहीं आ रही है? मैं कैसे आपको स्कॉलर का नाम दूं? आपके पास में जवाब नहीं है फाजिल अहमद जी, जवाब नहीं है। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आप इस बात को मान के रखिए। किसी की हत्या को आप जस्टिफाई करें, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। आपके पास जवाब नहीं है, ये तय है। आपके पास आप उस हत्या को जस्टिफाई करें फाजिल अहमद जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश करें, इस डिबेट में नहीं चलेगा। अरे आप एक्सीडेंट को हत्या बता रही हैं। ठीक है, आप इंसिडेंट के नाम पे किसी की अगर जान गई तो आप उसी पे संवेदना व्यक्त कर देते। मुझे शर्म आ रही है कि आपको मैं कैसे मुस्लिम स्कॉलर कह रही हूँ। आप वरिष्ठ हैं, आपके पास फिर भी जवाब नहीं है। आप देखिए, वक्त की कमी है और सभी जानते हैं, जनता देख रही है फाजिल अहमद जी, आपके पास में किसी की मौत को आप जस्टिफाई, हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।